स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल फर्स्ट तो करवा दिया था, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट हमारा वही चल रहा है, कंटिन्यूटी वगैरह का। जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम्स करी थी वो हमारे इसमें भी यूज़ होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं मान के चलती हूँ कि आपको लेक्चर 5 तक सब आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे के जो कंसेप्ट चलेगा वो होगा हमारा। तो देखो क्या है, हमारे ये दो एग्जांपल्स हैं, दोनों थोड़े सिमिलर टाइप के ही हैं तो और इम्पोर्टेंट भी हैं। आ सकता है आपका पेपर में ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, बीएससी वालों का और बीए वालों का 2.5 का। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमें बोल रखा है कि जो ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है ना, ये करो शो कि वो इंटीग्रेबल है ऑन 0 to 1 ऑल्दो इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला इन्होंने कि ये जो फंक्शन है ना उसको इंटीग्रेबल प्रूव करो जबकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के। ऑल्सो इवेल्युएट करो इसकी वैल्यू को। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को क्या प्रूव करके दिखाना है, इंटीग्रेबल। अब देखो, इसके पास अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, अगर हमें इसको इंटीग्रेबल प्रूव कराना है, अगर हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो जाए, क्या फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो जाएं, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हैं, लेकिन फिर अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आ जाए तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। तो हम इस फंक्शन से ये देखेंगे कि क्या हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आएंगे, और अगर आ गए तो इसका मतलब हमारा वो क्या हो जाएगा, फंक्शन मतलब इंटीग्रेबल। तो हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके का दे रखा है, 1/2 की पावर n, जब मेरा 1/2 की पावर n प्लस 1 x मेरा इसके बीच में लाई करता है, और जो मेरा n है वो 0 1 2 अप टू सोन है वैल्यू, और जब मेरा x 0 है तो मेरी जो फंक्शन की वैल्यू वो भी 0 है। अब n मेरा ये है 0 1 2, मतलब हमारी बहुत सारी वैल्यू है हमारी, तो हमारा फंक्शन इस तरीके से होगा। देखो, अगर मैं सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 0 एंड किसी की पावर 0 1, तो यहाँ पे आ गया 1। जब मैंने क्या पुट किया, n की जगह 0, मतलब 1/2 की पावर 0 प्लस 1 1, तो 2 की पावर 1 x 1/2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 हमारी क्या होगी, किसी की पावर 0 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, तो यहाँ क्या आएगा, 1 + 1 2, मतलब 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 1। n क्या पुट किया मैंने, 1 पुट किया, तो 1/2 की पावर 1 इक्वल टू 1/2। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो ये 1/2 की पावर 2, मतलब 1/4। क्या पुट किया मैंने, n की जगह 2 पुट किया, तो 2 + 1 3, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 2, अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलते चलते अगर हम n पुट कर दें 1/2 की पावर n, जब मेरा जो x है वो कहाँ लाई करता है, 1/2 की पावर n और 1/2 n + 1, ऐसे चलते चलते हमारी बहुत सारी वैल्यू है, तो इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। ऑल्सो हमारी एक ये वैल्यू 0 है जब मेरा x भी क्या है, 0 है। ओके, अब देखो ध्यान से, हमारा यहाँ से क्या पता चला है हमें कि x तो मेरा है ही 0 से 1 के बीच में, राइट। लेकिन मुझे यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई कि जो मेरा फंक्शन है ना वो भी 0 से 1 के बीच की वैल्यू में ही डिफाइन है, ठीक है। मतलब f मेरा क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि f मेरा किस में बिलोंग करता है, 0 से 1 में, फॉर ऑल x जो कि मेरा 0 से 1 के बीच में है। f बाउंडेड है क्योंकि 0 और 1 के बीच में है हर एक वैल्यू, राइट। तो f मेरा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ओके, फॉर ऑल x की वैल्यू भी मेरी क्या है, 0 और 1 के बीच में है। देखो क्या है हमारा,
इन पॉइंट्स पे छोड़ के, मतलब इन्होंने बोला था ना कि हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के, तो इन पॉइंट्स को छोड़ के 1, 1/2, 1/4, 1/2 की पावर n और 0, इन पॉइंट्स को छोड़ के हमारी हर जगह क्या है, कंटिन्यूटी है। इन इनफाइनाइट पॉइंट को छोड़ के हर जगह हमारी क्या है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट हमारे इन पॉइंट्स को छोड़ के सारा का सारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक तरीके से, लाइन पे लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो क्या है मेरे ये पॉइंट्स, 1, 1/2, 1/4, 1/2 की पावर n, ऐसे चलते देखो 1 थी वैल्यू, फिर 1/2 हुई, फिर 1 का 4th पार्ट, 1 का 8th पार्ट, 1 का बहुत सारे पार्ट, 1 का nth पार्ट, 1 का इन्फिनिटी पार्ट। इसका मतलब सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, हमारी 0 की तरफ टेंड करती हुई जा रही है। देखो क्या था हमारा, सबसे पहले 1 था, मान लो मेरा ये 0 है और ये 1 है, फिर मेरा आया 1/2 आया, फिर मेरा चलते चलते आया 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर इन्फिनिटी। मतलब हमारा किसकी तरफ आ गई है, सारी की सारी वैल्यू ऐसे आती, ये सारी वैल्यू ऐसे आती 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 किसकी तरफ आ रही है, ये 0 की तरफ। इसका मतलब सारी की सारी वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रही है, 0 की तरफ टेंड कर रही है। ऑल्सो हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बुक में भी और यहाँ पे भी, कि इस टाइप का हमारा सारे पॉइंट्स किसकी तरफ आ गए, हमारे 0 की तरफ आ गए, तो इसका हमारा जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो हमारा लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका 0 हो गया। सो 0 इज़ द लिमिट पॉइंट। और अगर अब कितने लिमिट पॉइंट हमें मिल गए, यहाँ पे एक लिमिट पॉइंट मिल गया, और अगर हमें फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट मिल गए एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के सेट के लिए, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, इंटीग्रेबल। ठीक है, एक बात तो मेरी प्रूव होगी कि जो मेरा फंक्शन है ना वो क्या हो गया, इंटीग्रेबल। अब मुझे ये और प्रूव करना है, इवेल्युएट करना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से 1 fx dx। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 0 से 1 fx dx की वैल्यू निकालनी है। तो अब के लिए मैं अभी 1/2 n से लेके 1 fx dx की वैल्यू निकालूँ, बाद में बताती हूँ ये 0 से 1 कैसे होगा। अभी वैसे सुन लो कि बाद में हम n टेंस टू इन्फिनिटी करा देंगे, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो एक तरीके से 0 से 1 ही है, लेकिन क्योंकि हमें इसकी हेल्प से ये सॉल्व कर सकते हैं हम, इस वजह से हमने 1/2 की पावर n से 1 ले लिया। ओके, तो इस तरीके से हमारा आ गया। अब 1/2 की पावर n को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, हमें ये देखना है। देखो हम इसकी हेल्प लेंगे, राइट। तो हम देखो इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, एक तरीके से कि 1 से 1/2 आ जाए, फिर 1/2 से 1/2 का स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर से 1/2 की क्यूब, अप टू सो ऑन। हमारा इस तरीके से हम उल्टे चल रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम करते करते आ जाएंगे 1/2 की पावर n तक। मतलब हम ये करेंगे 1/2 से 1, फिर ये 1/2 से 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर से 1/2 की पावर 3, अप टू सो ऑन। ये देखो अब हमारी नीचे पावर तो क्या है, मतलब ऊपर तो पावर छोटी है नीचे बड़ी है, मतलब 1/2 की पावर n तक लेके जाना है ना, तो ऊपर क्या आएगा 1/2 की पावर n-1। ठीक है, 1/2 से 1 मतलब नीचे छोटे ले रहे हैं हम, ऊपर बड़ा, मतलब क्योंकि इस तरीके से है ना 1/1 की पावर 2n, मतलब यहाँ 1 होगा और यहाँ 1/2 की पावर n होगी, बाकी हमारा इस तरीके से हम लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये ले दिया और यहाँ पे हमारा क्या है fx dx। ये लिमिट्स को हमने ब्रेक करना पहले भी सीख रखा है 12th क्लास में, उसी तरीके से हमने की है fx dx। अब कुछ नहीं करना, देखो 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में मेरा फंक्शन क्या क्या आंसर है, 1 है। इसका मतलब fx की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है 1, मतलब 1/2 से 1 के बीच में fx मेरा 1 है dx, प्लस 1/2 के स्क्वायर से 1/2 हमारा क्या 1/2 है, तो 1/2 के स्क्वायर से 1/2 हमारा क्या 1/2 dx। ठीक है, सिमिलरली हमारा 1/2 की 3 से 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 1/2 की 3 से 1/2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या 1/4, तो ये आएगा 1/4 dx अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n-1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर n-1 dx। ओके, तो हमने ये लिख लिया इस तरीके से
ये लिख दो 2 स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, वैसे यही है कि 1/2 स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 की पावर n-1 आ गया। अब हमें इसको सिंपल सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो अब हमारे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या आएगा, x के ऊपर लिमिट पुट करेंगे इस तरीके से, ये 1/2 x की लिमिट 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर बाहर, x इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx का x, 1/2 की क्यूब 1/2 स्क्वायर अप टू सोन 1/2 की पावर n-1 x इंटीग्रेशन 1/2 की पावर n-1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पुट कर दो 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 की क्यूब अप टू सोन 1/2 की पावर n-1 1/2 की पावर n-1 माइनस 1/2 की पावर n। ये हमारा इस तरीके से आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो इनको सोल्व कर दो, 1 - 1/2 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 1/2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो एक तरीके से 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 2 - 1 मतलब 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर। मतलब जब हम इनको सोल्व करेंगे ना तो पीछे वाली टर्म बनेगी हमारी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 की क्यूब बचेगी। अब टू सोन ये सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। जब 1/4 माइनस 1/8 करोगे तो 1/8 आ जाएगा और 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है, अब टू सोन जाते जाते 1 की पावर 2n-1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n। तो हमारा सोल्व करके ये आ गया। उसके बाद हमें हर एक में 1/2 टाइप की टर्म्स दिख रही हैं तो हम 1/2 यहाँ से ले सकते हैं बाहर। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ से 1/2 बाहर लूँगी तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2 की पावर 2। अगर यहाँ से 1/2 ले लूँगी तो एक 1/2 बचेगा, राइट, बचेगा ना हमारा एक 1/2। तो हमारी ये कंप्लीट पावर कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 की पावर 3 मतलब 1/2 की पावर 4। अब टू सोन 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे 1/2 की पावर n और यहाँ पे क्या हो गया 1/2 की पावर, ये लगा लो 1/2 की पावर हमारी 2n-1। देखो क्या है ये इस तरीके से हमारा 1/2 की पावर n, अगर हम इसमें से एक और 2 कॉमन ले तो 2 की पावर -2 नहीं बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -1 है। एक और अगर 2 कॉमन ले तो 2 की पावर हमारा क्या हो जाएगा -2 और ये n है तो n प्लस n हमारा 2n और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा -2। तो हमारा ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे ये हमें अगर हम ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/2 के स्क्वायर की पावर n-1। ये इस तरीके से बन गया। ये हमारी क्या बन गई जीपी सीरीज। इसको हम वो वाला रूल लगा सकते हैं ना इस पर कि a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। a हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, r क्या होता है हमारे, इनको डिवाइड करके मतलब 1/2 स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सोल्व नेक्स्ट पेज पे करेंगे यही लेके। देखो ये क्या हो गया 1/2 और 1 माइनस 1/4 और ऊपर क्या गया 1/2 का स्क्वायर 4 1/4 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर n तो 1 ही हो जाएगा ना, तो ये हो गया 1/2 1 माइनस 1/4 की पावर n। एल्शियम लो 4 - 1 3/4, इससे ये 2 क्या आ गया ऊपर जाके 2/3 इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर n। लेकिन हमें तो अब ये आ गया हमारा क्या देखो ये हम निकालना शुरू किया था ना हमने 1/2 की पावर n 1 f(x) dx, तो ये हमने यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 की पावर n से 1 f(x) dx आ गया हमारा ये 2/3 1/4 की पावर n। लेकिन हमें तो क्या निकालना है इवैल्यूएट, हमें किसकी वैल्यू करनी है 0 से 1। इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी करा देंगे, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी होते ही 1/∞ 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n टेंस टू इन्फिनिटी कराते ही 0 से 1 f(x) dx इक्वल टू 2/3 1 माइनस 1/4 की पावर इन्फिनिटी। 1/4 की पावर इन्फिनिटी 4 की पावर इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा फिर 1/∞ और 1/∞ क्या आता है 0। 2/3 इंटू 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2/3 इंटू 1 दैट इज़ 2/3। तो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। और जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है वो भी इसी तरीके का बिल्कुल सेम।
तो वो आपको खुद करना है। अब मैं जो नेक्स्ट थ्योरम है ना वो करवाऊँगी। अगर इस एग्जाम्पल में फिर भी कोई डाउट आ गया, मान लो कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता देना, फिर मैं अलग से इस एग्जाम्पल की वीडियो बना दूँगी। ओके, अब हम करेंगे मोनोटोनिक वाली जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी ये भी, तो अब हम वो करेंगे। पेपर में आने के पूरे चांस हैं इसके। देखो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज अ इंटीग्रेबल फंक्शन। हर एक बाउंडेड गिवन है, मोनोटोनिक फंक्शन गिवन है, वो होगा इंटीग्रेबल फंक्शन। जो हमारा मोनोटोनिक होता है ना, मोनोटोनिक, उसका मतलब होता है कि या तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। जो फंक्शन हमारे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ऑलरेडी भी हमने पढ़ रखी है ये बात सीक्वेंस वाली बुक में, ध्यान है तो ठीक है, नहीं है तो अब देख लो कि अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। बाउंडेड है तो मतलब कोई पर्टिकुलर इंटरवल होगा, जो कि हम ऑलवेज ए से बी लेते हैं, तो इसमें भी ए से बी ले लेंगे। और हमें प्रूव क्या करना है कि मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल की हमने अभी तक यही करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हम करते थे लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और फंक्शनल वैल्यू, और इसमें जब भी हमें ये इस तरीके की थ्योरम प्रूव करनी हो तो इंटीग्रेबल हम क्या करते हैं कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी अगर हम लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या आता है, इंटीग्रेबल। ये थी हमारी इंटीग्रेबल की डेफिनेशन कि अगर इन्होंने बोल दिया ना कि इंटीग्रेबल प्रूव करो तो हमें यही प्रूव करना है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो अब हम थ्योरम को करते हैं स्टार्ट। मोनोटोनिक का मतलब पता चल गया, बाउंडेड का चल गया, और इंटीग्रेबल। इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि हर एक बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, तो f इज़ मोनोटोनिक। तो हम एक बार तो लेके चलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, एक बार डिक्रीजिंग। तो पहले हम लेके चलते हैं f इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन ऑन बाउंडेड बोल रखा है ना, तो एक क्लोज इंटरवल ले लिया ए बी के ऊपर। एफ को हमने पहले इंक्रीजिंग मान लिया, फिर बाद में हम डिक्रीजिंग मान लेंगे। ठीक है, अगर हमने एफ को इंक्रीजिंग माना है ए से बी के, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू पे, एक कोई वैल्यू पे हमारी वैल्यू छोटी आई, फिर बढ़ती गई, वैल्यू बढ़ती गई। इंक्रीजिंग का तो वही मतलब होता है। इसका मतलब कि हमारे एफ की वैल्यू इस तरीके से क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू छोटी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ओके, हमने इक्वल टू अगर हम ये इस तरीके से इक्वल टू लगाते हैं साथ में तो वो हमारा मोनोटोनिक होता है। अगर हम ये लगा देते हैं वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होता है, लेकिन यहाँ पे तो मोनोटोनिक बोल रखा है, तो इस वजह से लेस देन इक्वल टू दोनों साइन आएंगे हमारे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे पे छोटी वैल्यू आएगी और बड़े पे बड़ी वैल्यू आएगी, और ये कोई भी हमारी फंक्शन के बीच की वैल्यू, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ भी दो केस अराइज होते हैं कि अगर मेरा एफ ए और एफ बी अगर इक्वल हैं तो एक तो केस आएगा, देन अगर मेरा एफ ए लेस देन एफ बी है तो एक केस आएगा। ठीक है, अगर मेरा मान लो एफ ए और एफ बी इक्वल हैं, ठीक है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इक्वल है तो कांस्टेंट आएगा ऑफ कोर्स, इक्वल ये बना के नहीं आना आपको बिल्कुल भी, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि x और y का ग्राफ मेरा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इसका मतलब कांस्टेंट आ गया, और मुझे प्रूव क्या करना है, इंटीग्रेबल मतलब यू एफ पी माइनस एल एफ पी को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। ठीक है, अब कांस्टेंट आ गया ये ग्राफ, तो यू एफ पी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एम आर डेल आर और स्मॉल एम आर डेल आर। यहाँ पे तो हमारा लोअर जो अपर बाउंड है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएंगी तो ये सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इनका आंसर क्या आएगा, 0। 0 तो लेस देन एप्सिलॉन है, तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, ट्रू। आपकी बुक में कुछ नहीं लिख रखा, देन ये लिख रखा है, तो एफ हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ये हमारी वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगे और लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। सो इट इज़ इंटीग्रेबल। तो ये तो हमारा था कंसेप्ट। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में भी डायरेक्ट दे रखा है कि एफ इक्वल टू एफ बी है, तो एफ हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल, और वो आया इस तरीके से है। ओके, अब बात आई कि ये तो इक्वल की बात होगी, अब मेरा अगर एफ ए लेस देन है एफ बी से,
इफ़ एफ ए लेस देन एफ बी। मेन तो यही बात है, ये तो कुछ नहीं थी, छोटी सी बात थी कि अगर मेरा एफ ए लेस देन एफ बी है तो अब मुझे क्या प्रूव करना है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या हो जाए, लेस देन एप्साइलन। बिल्कुल ही ईजी थ्योरम है। यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्साइलन दिखाना है तो एप्साइलन हमें कोई गिवन नंबर ले लिया कि लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन नंबर। ऑल्सो हम हमेशा इनमें पार्टीशन तो लेके ही चलते हैं, तो हम पार्टीशन ले लेते हैं हमारा इस तरीके का, ए इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर अप टू सोन एक्स एन, जो कि क्या है बी है। ओके, हमारी ये आ गया इस तरीके से। ये हमारा कोई भी पार्टीशन है ए बी इंटरवल का, सच दैट जो हमारी नॉर्म है ना वो हम लेके चलें, नॉर्म बोल लो या फिर डेल बोल लो, हमारा वो क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, पहली बात तो क्या है, डेल आर हमारा क्या होता है गिवन, जैसे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है उसके लिए हमारा डेल मतलब जो डेल आर है वो भी हमारा एक तरीके से गिवन ही है, और वो हम लेके चलते हैं। ये वैल्यू हमने अपनी मर्जी से ले ली, वो लेस देन है एप्सिलॉन बाय दिस। हमने यही क्यों ली आगे जाके पता चल जाएगा, जैसा कि हम ऑलवेज एप्सिलॉन को कंप्लीट कराने के लिए इस तरीके की वैल्यू लेके चलते हैं। हम इतनी थ्योरम कर रही हैं अब तो आपको समझ आना चाहिए कि अब हम एप्सिलॉन इस तरीके का ले लिया हमने, जैसे तो इसमें हमने इस तरीके का लिया है क्योंकि हमें आगे जाके पता चल जाएगा अभी कि ऐसा ही क्यों लिया है। ओके, हमने ले लिया। सिंस एफ मेरा क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अभी एक तरीके से मुझे क्या प्रूव करना है, अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। यू एफ पी और एल एफ पी के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम आर डेल आर स्मॉल एम आर डेल आर। तो हमें एम आर और स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर की भी तो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। तो हमने क्या लिया, एक इंटरवल उठा लिया ए बी के अंदर से एक्स आर माइनस वन से लेकर एक्स आर तक। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके मतलब इसके ऊपर वैल्यू हमारी छोटी आएगी और इसके ऊपर वैल्यू हमारी बड़ी आएगी। तो जो हमारा हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे वो तो हम इस फंक्शनल वैल्यू पे लेंगे, और जो हम लिस्ट अपर बाउंड लेंगे वो हम लेंगे इस फंक्शन इस वैल्यू पे लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी छोटा आंसर देगी लोअर वाला और ये हमें देगी बड़े वाला मतलब अपर, मतलब स्मॉल एम आर हमारा क्या होगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, और कैपिटल एम आर हम क्या लेंगे एफ ऑफ एक्स आर। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा। सिर्फ ये इंक्रीजिंग में ऐसा होगा, डिक्रीजिंग में इससे उल्टा हो जाएगा। बाकी डिक्रीजिंग का जो केस सेकंड लेंगे हम सब कुछ डिटो रहेगा, बस इसमें चेंज आएगा। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब मुझे तो क्या प्रूव करना है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी को लेस देन एप्सिलॉन, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी हम लेके चल पड़ेंगे। यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या था, समीशन आर इक्वल टू 1 से n, इसका मतलब है कैपिटल एम आर डेल आर माइनस समीशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर। डेल आर क्या है हमारा, ये अगर हमने इंटरवल लिया तो क्या होगा एक तरीके से एक्स आर माइनस वन, या तो ये लिख लो या डेल आर लिख लो, आपकी मर्जी है। समीशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल आर। अब देखो हमारा यहाँ से हमें क्या लिया था हमने कि जो मेरी डेल आर की वैल्यू थी वो क्या है लेस देन है इससे, हमने इस तरीके से लिखा था ना। तो हम ये वैल्यू एक बार मैं ये लिख लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे, फिर हम लिखेंगे वैल्यू लेस देन। अब हम इसकी वैल्यू लेस देन लिखेंगे, उससे पहले एक बार कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर की वैल्यू और पुट कर लेते हैं। समीशन आर इक्वल टू 1 से n, अभी हमने बताई है ना कि कैपिटल एम आर मैंने क्या लिया था ये वाला एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, तो हम ये लिख देंगे एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन और डेल आर। अब ये हमने वैल्यू ली थी इस तरीके से लेस देन आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, और ये वैल्यू हमने ली थी लेस देन किससे ली थी हमने ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए से। अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना तो हमारा एफ बी माइनस एफ ए बनता है, इस वजह से हमने यहाँ पे, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा और ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, इस वजह से हमने एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए लिया था। अब बात आती है कि ये मेरा एफ बी माइनस एफ ए कैसे बनता है। ठीक है, तो अब ये लगा के देखो आर इक्वल टू 1 से n है, तो इसमें मैं पहले 1 पुट करूँगी, समीशन का मतलब होता है प्लस, फिर इसमें 2 पुट करेंगे, फिर प्लस, फिर इसमें जाते जाते n पुट करेंगे। तो ये करके नहीं दिखाना है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसको सोल्व करके एफ बी माइनस एफ ए कैसे आया है। ओके, तो देखो अगर हम इसमें 1 पुट कर दें तो क्या आएगा एफ हमारा क्या आ जाएगा x1 राइट, माइनस इसमें हमने क्या पुट किया 1, तो एफ ऑफ एक्स नोट आ गया हमारा यहाँ पे। अगर मैं अब इसमें क्या पुट कर दूँ 2 पुट कर दूँ तो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। ठीक है, फिर अगर मैं इसमें 3 पुट कर दूँ तो एफ ऑफ
x3 माइनस एफ ऑफ x2। ऐसे जाते जाते हम क्या पुट करेंगे, इसमें n पुट करेंगे, मतलब एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। अब देखो ये वैल्यू हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ x नोट। xn मेरा क्या होता है b और x नोट क्या होता है मेरा a, तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ क्या आ गया, a आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ e इंटू एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस वजह से हमने क्या लिया था, एप्सिलॉन बाय एफ ऑफ बी माइनस ए, ये इससे कैंसिल, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी। ये तो सिर्फ इसके लिए इक्वल लगाए थे, वैसे तो क्या चल रहा है, लेस देन। तो मेरा जो यू एफ पी माइनस एल एफ पी है वो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो इसका मतलब जब मैंने इंक्रीजिंग लिया तो वो मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेबल। अब हम केस सेकंड क्या लेके चलेंगे, वो डिक्रीजिंग हो जाए। एक बार और देख लो क्या था इसके अंदर कि एफ मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि छोटे पे छोटी वैल्यू आएगी, बड़े पे बड़ी वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो वो हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा तो इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर ये लेस देन इस तरीके से है तो हम एक एप्सिलॉन लेंगे, ग्रेटर देन 0 पार्टीशन लिया, ये वैल्यू हमने ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से इस तरीके से ले ली क्योंकि बाद में वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे एप्सिलॉन बच जाएगा, इस वजह से हमने ऐसा किया है। एफ मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पर छोटी वैल्यू आएगी, इस पर बड़ी वैल्यू आएगी, इस वजह से हम स्मॉल एम आर ये लेंगे और कैपिटल एम आर ये लेंगे। देन एल एफ पी माइनस यू एफ पी माइनस एल एफ पी दिखाना था तो हमने ये लेके चल पड़े। देन इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये लेस देन जिससे था वो वैल्यू पुट कर दी। पुट करने से हमारे इससे ये कैंसिल हो गया, ये लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप चाहते हैं तो आप ये साइड में करके आ सकते हैं, बिल्कुल सही है ये बात, और वरना नहीं करने तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब केस सेकंड है हमारा कि अगर मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। आपकी बुक में ऐसे लिख रखा है नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग है तो उसका मतलब इंक्रीजिंग ही है, और नॉन इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब डिक्रीजिंग है। डायरेक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखो, इतना कंफ्यूज नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैंने डायरेक्टली लिखवाया है एफ मोनोटोनिक अगर डिक्रीजिंग है। अगर मेरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो हमारी छोटे पे बड़ी वैल्यू आएगी और बड़े पे छोटी। ये मैं बस अब जल्दी जल्दी लिखवा रही हूँ, जो मैंने बिल्कुल डिटेल में फर्स्ट पार्ट में लिखवाया अब ये बता रही हूँ, बस वैसा ही है। अगर मेरा मान लो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो इंटीग्रेबल हो गया। अगर एफ ए ग्रेटर देन एफ बी हो गया तो हमारा क्या होगा, अब केस आएगा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारा कोई नंबर है, पी हमारे पास कोई पार्टीशन है, बिल्कुल सेम एक्स एन तक, एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर भी आएंगे बीच में, तो हमारा क्या हो गया, पी कोई पार्टीशन हमने इस तरीके का ले लिया। ओके, अब फिर हम क्या लेंगे, वही नॉर्म लेंगे, मतलब कि डेल आर लेंगे जो कि लेस देन होगी एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस, यहाँ पे हम लेंगे एफ ए माइनस एफ बी, क्योंकि बाद में सोल्व करने के बाद यहाँ पे ही चेंज आएगा कि एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा वो। ओके, उसके बाद जैसा जैसे हमने बिल्कुल पीछे किया था वैसे वैसा करवाया मैंने कि अगर ये इक्वल होंगे तो इस तरीके से। उसके बाद ये वैल्यू अगर ऐसे है तो हमने एक पार्टीशन लिया है, उसके लिए मेरी एक नॉर्म एग्जिस्ट करेगी कि जो कि लेस देन इससे होगी, वो मैंने अपनी मर्जी से ली है जैसे हमने पिछले में ली थी अपनी मर्जी से। अब मुझे तो क्या चाहिए भाई, यू एफ पी माइनस एल एफ पी, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर। तो अब हम लेंगे वो वैल्यू, ठीक है। तो सिंस इसके लिखने से पहले ये लिख देना भाई, सिंस एफ मेरा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरा इंटरवल क्या एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पे तो वैल्यू आएगी बड़ी, इस पे आएगी छोटी। अगर इस पे बड़ी आएगी तो ये मेरा क्या होगा, अपर, मतलब लिस्ट अपर बाउंड, मतलब अब की बार कैपिटल एम आर हम लेंगे इस टाइप का। और अगर इस पे छोटी वैल्यू आएगी तो ये हमारा होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब हम स्मॉल एम आर लेंगे इस तरीके का। मतलब कैपिटल एम आर मेरा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, और स्मॉल एम आर मेरा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आर। ठीक है, अब हम ये लेके आएंगे कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या होगा, समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। ये है हम इस तरीके से लेकिन समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आर इंटू डेल आर। डेल आर, अब देखो जैसे मेरा एफ ऑफ, यहाँ पे देखो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 एफ बी माइनस एफ ए था, अगर ये उल्टा हो जाए तो क्या होगा, एफ ए माइनस एफ बी।
इस तरीके से ही होगा ना। तो ये क्या होगा मेरा एफ ए माइनस एफ बी डेल आर। डेल आर हमने क्या लिया, लेस देन एप्सिलॉन बाई, इस वजह से ही हमने यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी है ना, इस वजह से हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई एफ ए माइनस एफ बी लिया था। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन एफ ए इंटू एफ बी एप्सिलॉन बाई एफ ए माइनस एफ बी। इससे ये कैंसिल, तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या गया, लेस देन एप्सिलॉन का बिल्कुल ही डिटो पार्ट था, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी करा दिया। तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो मेरा डिक्रीजिंग के केस में भी इंटीग्रेबल हो गया। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, जो मेरा फंक्शन है वो क्या होता है, इंटीग्रेबल फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। इससे जो आगे का कंसेप्ट है वो रिमानसन का कंसेप्ट है, अलग है वो थोड़ा, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, ये 2 एग्जाम्पल कर लेना। आज का जो पूरा लेक्चर था इम्पोर्टेंट था, तो अच्छे से कर लेना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।